हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर मानव जनन। और मानव जनन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में बहुत सारे अंग मिलकर के इस तंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन इसका जो प्राथमिक और सबसे मुख्य जो अंग है वो है वर्षण। तो पुरुषों में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। एक जोड़ी गुलाबी रंग के वर्षण अंडाकार आकृति के होते हैं और उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं। उदर गुहा यानी पेट की जो गुहा है उससे बाहर होते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षण जो है वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो उसका रीजन ये है कि वर्षणों के अंदर शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणुओं को जो उदर गुहा का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है निर्माण होने के लिए। तो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वर्षणों का कम होता है उदर गुहा से, ताकि शुक्राणुओं का निर्माण आराम से हो सके, आसानी से हो सके। तो अब हम बात करते हैं वर्षण की। तो जो एक जोड़ी वर्षण है वो वर्षण कोश के अंदर व्यवस्थित होता है। वर्षण कोश यानी कि त्वचा का आवरण वर्षणों को घेरे रखता है। और ये जो वर्षण कोश हैं इनकी जो बाह्य त्वचा होती है इसके जस्ट नीचे पेशियों की एक परत पाई जाती है और जिसको कहते हैं डार्टोस पेशियां। कौन सी पेशियां होती हैं? डार्टोस पेशियां, त्वचा के जस्ट नीचे। और ये पेशियां वर्षणों को सिकुड़ने और फैलने में सहायता करती हैं। इसके अलावा एक वर्षणों की डोरी पेशियों की डोरी और पाई जाती है आधे भाग में ये वर्षण में रहती हैं और आधे भाग में ये उदर गुहा की पेशियों से जुड़ी हुई रहती हैं। इन पेशियों को बोलते हैं वर्षणोत्कर्ष पेशियां। तो 2 टाइप की पेशियां हो गई, एक तो डार्टोस पेशियां और एक वर्षणोत्कर्ष पेशियां। ये दोनों उदर गुहा की पेशी से जाकर के जुड़ जाती हैं और वर्षणों को फैलने में, वर्षण कोश को फैलने में और सिकुड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ नलिका जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं इसमें। तो ये तो था वर्षण कोश। अब इसके बाद में हम देखेंगे वर्षण की संरचना किस टाइप की होती है। तो वर्षण की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम करेंगे। तो बात करते हैं वर्षणों की। ये गोल अंडाकार जो आकृति के वर्षण होते हैं और इसके ऊपर 2 परतें होती है। बाहर वाली जो परत है उसको कहते हैं योनिक कंचुक और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। तो बाहर वाली जो परत होती है उसका नाम है योनिक कंचुक या ट्यूनिका वेजाइनेलिस। और इसकी जो अंदर वाली जो परत होती है, अंदर वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं श्वेत कंचुक या इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया तो ये 2 परतें वर्षण में पाई जाती है। बाहर वाली का नाम है ट्यूनिका वेजाइनेलिस और अंदर वाली परत का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब अंदर की तरफ जो है वर्षण में 250 से 300 पिंड पाए जाते हैं, पिंडक बोल सकते हैं हम इनको, जिसमें कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका 5 से 6 नलिकाएं ये उपस्थित होंगी एक पिंडक में। इसके अलावा जो है पिंडक के अंदर
तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, और कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम है लेडिंग सेल या अंतराली कोशिकाएं। ये लेडिंग सेल जो है ये नर हार्मोन का स्राव करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का, और वो हार्मोन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने में काम आता है पुरुषों के अंदर। तो ऐसे 250 से 300 पिंडक हो गए हैं, और हर पिंडक में 5 से 6 होती हैं शुक्र जनन नलिकाएं, और इसके अलावा लेडिंग सेल। तो बात करेंगे शुक्र जनन नलिका की, क्योंकि शुक्र जनन नलिका के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो शुक्र जनन नलिका है, अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट देखें तो किस प्रकार की दिखाई देगी। ये अनुप्रस्थ काट है शुक्र जनन नलिका की, जिसमें 2 परतें होती हैं। बाहर वाली जो परत है उसका नाम है ट्यूनिका प्रोपिया या प्रोप्रिया भी होता है, और अंदर वाली जो परत है उसका नाम है जनन उपकला। अब इसमें मेन जो जनन उपकला, इसके ऊपर इसके अंदर की साइड में 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, बड़ी साइज की और छोटी साइज की। ऐसे बड़ी कोशिकाओं के बीच बीच में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जनन उपकला पर। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका आप देख रहे हो, इसका नाम है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका या इनको आलंबन कोशिकाएं भी बोलते हैं। ये जो शुक्राणु बनेंगे उनको पोषण भी देंगे, पोषण देने का काम करती हैं, आलंबन यानी सहारा देने का भी काम करती है। और रही बात छोटी कोशिकाओं की, ये कहलाती हैं शुक्राणु जन कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो ये हमने अनुप्रस्थ काट देखी किसकी, शुक्र जनन नलिका की, जिसमें कितनी परतें हो गई, 2। बाहर वाली परत का नाम क्या है, ट्यूनिका प्रोपिया। अंदर वाली परत का नाम क्या है, जनन उपकला। जनन उपकला पे कितने टाइप की कोशिकाएं, 2 टाइप की। एक तो सर्टोली कोशिका जो सहारा और पोषण देने का काम करेंगी, किसको, शुक्राणुओं को। और जो छोटी कोशिकाएं हैं उनका नाम है शुक्र जनन कोशिकाएं, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं में। और शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वृषण के अंदर जो पिंडक होते हैं उनमें पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, तो शुक्र जनन नलिका के बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि वृषण की आगे की संरचना। तो देखो अब आगे की स्ट्रक्चर देखते हैं वृषण की। हमने शुक्र जनन नलिका के बारे में पढ़ा कि ये वृषण के पिंडकों में पाई जाती हैं। अब देखो इसके आगे क्या होता है, ये पिंडक, और इसमें पाई जाती हैं शुक्र जनन नलिकाएं, जो देखो कुंडलित है। हर पिंडक में कुंडलित नलिका है ये। अब जैसे ये सेंटर में आएंगी, वृषण के केंद्र में आएंगी, ये सीधी हो जाती हैं इस प्रकार से, और सारी नलिकाएं मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। इस जाल जैसी संरचना को कहते हैं वृषण जालक। क्या कहते हैं, वृषण जालक। भाई जब पिंडक के अंदर थी शुक्र जनन नलिकाएं तो कुंडलित थी, और जैसे ही वृषण के केंद्र में आई तो सीधी हो गई, और मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बना रही है, वृषण जालक। अब वृषण जालक के ऊपर से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें कहते हैं शुक्रवाहिकाएं या अपवाही नलिकाएं। ठीक है, यानी कि वृषण जालक के पीछे की तरफ 15 से 20 शुक्रवाहिकाएं या अपवाही नलिकाएं निकलती हैं, जो सीधा जाकर के अधिवृषण में खुलती हैं।
तो पीछे इसके अधिवर्षण है। तो हमने देखा कि शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या बने, शुक्राणु बने। वो सीधा किस में जाएंगे, वर्षण जालक में। वर्षण जालक से किस में जाएंगे, शुक्रवाहिका में, और जाकर के कहाँ पहुंच जाएंगे, अधिवर्षण में। कहाँ पहुंच गए, अधिवर्षण के अंदर पहुंच गए। तो फिर अब इससे जो वर्षण की पूरी संरचना थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार मैं रिपीट करता हूं कि जो वर्षण होते हैं उसकी बाह्य जो परत होती है, बाह्य जो आवरण होता है उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। अंदर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अंदर 250 से 300 पिंडक, पिंडक में शुक्रजनन नलिकाएं, लेडिंग सेल। शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु बने, शुक्राणु जन कोशिकाओं के द्वारा, और वहां से फिर वो पहुंचे वर्षण जालक में। वर्षण जालक से जाते हैं सीधा शुक्रवाहिका में, और वहां से पहुंच गए अधिवर्षण में। तो अब बात करेंगे हम अधिवर्षण की। तो दूसरा जो नर जनन तंत्र का अंग है वो है अधिवर्षण। वर्षणों के पीछे की ओर उपस्थित होता है, ढके हुए रहता है वर्षणों को, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, अधिवर्षण। अधिवर्षण देखो लंबी कुंडलित नलिका जैसी संरचना होती है, और इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग शीर्ष भाग, बीच वाला मध्य भाग, और पीछे वाला पूंछ भाग बोल सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले जो है शुक्राणु आएंगे शीर्ष भाग में, यहाँ से जाएंगे मध्य भाग में, और फिर जाएंगे पूंछ में, और फिर इसके पीछे से निकलती है, पूंछ भाग से निकलती है शुक्रवाहिनी। तो 2 वर्षण, दोनों वर्षणों के ऊपर 2 अधिवर्षण, और दोनों से निकलेगी शुक्रवाहिनी, जो एक लंबी पतली नलिका जैसी संरचना होती है। इसके पीछे से जो निकल रही है, ठीक है, ऐसी ही देखो यहाँ क्या है, वर्षण, ये दूसरा वर्षण है, इसके पीछे से ये अधिवर्षण इसके पीछे, और दोनों से निकली शुक्रवाहिनी। लंबी पतली नलिका होती है, और इसकी जो आंतरिक सतह होती है उस पे पेशियां होती हैं, ताकि ये फैल सके, सिकुड़ सके, और शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ा सके। आगे जाने पर जो शुक्रवाहिनी है उसका एक भाग फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को कहते हैं एम्पुला, या तुम्बिका भी बोलते हैं फूले हुए भाग को। और इस फूले हुए भाग पर खुलते हैं एक बैग जैसी संरचना, खुली हुई होती है, जिन्हें कहते हैं शुक्राशय। और जैसे ही शुक्राणु इस एम्पुला में आकर के थोड़े समय के लिए रुकेंगे, उस समय शुक्राशय से एक तरल पदार्थ निकल करके शुक्राणुओं के अंदर मिल जाएगा, और शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाएंगे। इस तरल पदार्थ को कहते हैं वीर्य। अब इस तरल पदार्थ के अंदर शर्करा भी होती है, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम करती है, और साथ में शुक्राणु तरल माध्यम में आ गए तो अब आसानी से गति कर सकते हैं। अब ये जो शुक्रवाहिनी है, ये दोनों नलिकाएं आपस में आकर के जुड़ जाती हैं, और जुड़ करके एक नलिका बनाती हैं, स्खलन नलिका। स्खलित करने वाली, शुक्राणुओं को बाहर छोड़ने वाली नलिका का क्या हो गया, निर्माण। जस्ट पीछे की ओर जो है वो मूत्राशय होता है, और मूत्राशय से मूत्रवाहिनी आकर के स्खलन नलिका से जुड़ जाती है। तो अब एक संयुक्त नलिका बन गई, जिसमें स्खलन नलिका प्लस मूत्रवाहिनी दोनों मिल गई हैं। तो इसको हम कह सकते हैं मूत्र जनन नलिका। अब इसका नाम मूत्र जनन नलिका क्यों है, क्योंकि इसी नलिका से होते हुए मूत्र का भी बाहर उत्सर्जन होता है, और साथ में शुक्राणुओं का भी होता है। तो 2 काम एक साथ ये नलिका करती है, 2 चीजें करती है। एक तो मूत्र का उत्सर्जन कर रही है, साथ में शुक्राणुओं का कर रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया मूत्र जनन नलिका।
अब जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं वहाँ पर भी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोस्टेट ग्रंथि। और जैसे शुक्राणु यहाँ आते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक तरल पदार्थ निकलेगा जो शुक्राणुओं में मिल जाएगा, और वो भी उस शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा और साथ में शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम प्रदान करेगा ताकि शुक्राणु आसानी से गति कर सके और वीर्य का भी और ज़्यादा निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो नलिका है आगे जाएगी और सीसन में खुलती है। ठीक है, तो सीसन का अध्ययन हम जस्ट इसके बाद में करेंगे। तो सीसन की स्ट्रक्चर जो है इसके बाद में शुरू कर रहे हैं, तो एक बार इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो मूत्र जनन नलिका जैसे मैंने अभी बताया आपको दो काम कर रही है। ठीक है, मूत्र का उत्सर्जन भी यही कर रही है और शुक्राणुओं का उत्सर्जन भी करती है। तो इसलिए पुरुषों में जो है दोनों का उत्सर्जन करने का जो एक ही रास्ता होता है। इसके बाद में हम देखेंगे सीसन की संरचना कैसी होती है। तो सीसन की संरचना देखते हैं हम। तो दोनों टांगों के बीच में सीसन जो कि एक उच्छाई अंग होता है, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उत्तेजित अंग होता है ये, और ये पेशियों की 3 डोरियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो इसके चारों तरफ मूत्र जनन नलिका के चारों तरफ जो डोरी पाई जाती है उसका नाम है कार्पस स्पॉन्जियोस्म, और 2 डोरियां इसके पृष्ठ सतह के ऊपर पाई जाती हैं इसके बाहर की ओर, जिसका नाम है कार्पस कैवर्नोसा। तो दो टाइप की पेशियों की डोरी संख्या में 3 होती हैं ये। तो मूत्र जनन नलिका के चारों तरफ जो डोरी होती है उसका नाम है कार्पस स्पॉन्जियोस्म, और दोनों तरफ जो इसके डोरियां होती हैं उसका नाम है कार्पस कैवर्नोसा। अब सीसन का जो आगे वाला भाग है उसे कहते हैं सीसन मुंड। क्या नाम है, सीसन मुंड, सीसन का आगे वाला भाग। ठीक है, जो सिर्फ किसका बना हुआ है, कार्पस स्पॉन्जियोस्म का। कार्पस कैवर्नोसा इसमें नहीं होता है, और त्वचा की एक परत के द्वारा ये ढका हुआ होता है अस्थायी तौर पर। स्थायी नहीं है, मतलब जब ये उत्तेजित होगा, उत्तेजित होने पर ये लंबा और कठोर हो जाता है, उस समय ये जो त्वचा है ये पीछे की ओर चली जाती है। इसको कहते हैं मुंड आच्छद, सीसन मुंड आच्छद बोल दो। आच्छद यानी आवरण, सीसन मुंड को ढके रहने वाला। ठीक है, अब ये जो पेशियों की डोरियां हैं इनमें पाए जाते हैं रक्त कोटर। क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर। कोटर यानी कटोरी जैसी संरचना, जिसके अंदर यहाँ पर ये ऐसे कटोरी जैसी संरचनाएं इसमें बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही संवहनी अंग है सीसन। संवहनी का मतलब इसमें रक्त आता जाता रहता है। जैसे ही रक्त इसमें आएगा रक्त कोटर भर जाएंगे रक्त से, और सीसन जो है वो कठोर और लंबा हो जाएगा। ठीक है, उत्तेजना के समय, और जैसे ही रक्त कोटर से रक्त बाहर निकलेगा तो सीसन सिकुड़ करके वापस से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सीसन जो है स्खलित करने वाला अंग है, शुक्राणु को मादा की योनि में पहुंचाने वाला अंग है। और ये मैन नरजनन तंत्र के हमने अंग देखे, इसमें 3 ग्रंथियां भी होती हैं जो हमने शुक्राशय पढ़ी, एक प्रोस्टेट ग्रंथि, एक ग्रंथि और होती है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे रहती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो 3 टाइप की ग्रंथियां हो गई। शुक्राशय जैसा मैंने बताया था वीर्य का निर्माण करती है, प्रोस्टेट भी वीर्य का निर्माण करती है,
बल्बो यूरिथल ग्रंथि जो है ये मैथुन क्रिया के समय एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती हैं, जिसके कारण मैथुन अंग चिकने हो जाते हैं और मैथुन क्रिया सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नर जनन तंत्र जो है कई भागों से मिलकर बनता है, जिसमें मुख्य भाग है वर्षण, वर्षण के अलावा अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी और सीसन, और 3 टाइप की इसमें ग्रंथियां हो गई, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरिथल ग्रंथि। तो इसी के साथ अपना नर जनन तंत्र जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र।